हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय 13 नाभिक के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा में आ सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, एक एएमयू होता है यानी एटॉमिक मास यूनिट होती है 1/16 गुणित ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान, 1/12 गुणित कार्बन के परमाणु द्रव्यमान, हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान या हीलियम परमाणु का द्रव्यमान। प्यारे विद्यार्थियों, आपको एक बात बताता हूं, कार्बन परमाणु का जो द्रव्यमान होता है, कार्बन परमाणु का जो द्रव्यमान होता है 1.99 गुणित 10⁻⁻27 किलोग्राम के आसपास होता है। अब ये 10⁻⁻27 किलोग्राम, अब इतनी छोटी राशि को अगर हम किलोग्राम में लिख रहे हैं तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो उसके लिए एक नई यूनिट, नया मात्रक बनाया गया। उस नए मात्रक को बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट, यानी कि परमाणु द्रव्यमान संख्या आप उसको बोलते हैं। और ये परमाणु द्रव्यमान संख्या को मापा जाता है कार्बन परमाणु के 12वें भाग के बराबर। तो 1/12 गुणित कार्बन के परमाणु का द्रव्यमान आपका सही उत्तर हो गया। अगले प्रश्न पर आते हैं। नाभिक के बाहर होते हैं नहीं न्यूट्रॉन नहीं न प्रोटॉन स्थायी होते हैं, न न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन दोनों स्थायी होते हैं। न्यूट्रॉन अस्थायी होता है, न्यूट्रॉन स्थायी होता है। देखो, तो न्यूट्रॉन ऐसा प्राणी है जिसके ऊपर कोई आवेश नहीं होता है, पहले तो ये ध्यान रखना है। और अब ये प्राणी को अगर आप घर से बाहर निकाल दिया है ना, यानी कि नाभिक के बाहर आप उसको लेकर आ गए, तो ये क्या होगा, अस्थायी होगा। ठीक, नाभिक के भीतर न्यूट्रॉन स्थायी होते हैं, बट नाभिक के बाहर न्यूट्रॉन क्या होते हैं, अस्थायी होते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। एक नाभिक की द्रव्यमान संख्या होती है सदैव परमाणु क्रमांक से अधिक, सदैव परमाणु क्रमांक से कम, सदैव परमाणु क्रमांक के बराबर या परमाणु क्रमांक के बराबर या परमाणु क्रमांक से अधिक। अब हमें द्रव्यमान संख्या का फॉर्मूला पता है, A = Z+N, यानी कि जो द्रव्यमान संख्या है वो परमाणु संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग के बराबर होती है। तो ये हम ये नहीं कह सकते कि सदैव ये परमाणु क्रमांक से अधिक हो, सदैव वाला वर्ड नहीं लगा सकते। अगर कहीं पर न्यूट्रॉन शून्य हो गया, मान के चलो न्यूट्रॉन शून्य है, तो A बराबर वहां क्या हो जाएगा, Z हो जाएगा, यानी द्रव्यमान संख्या परमाणु संख्या के बराबर हो जाएगी। होती तो है पर सदैव, ठीक है। सदैव अधिक वाला मामला, जैसे कि आप कह रहे हैं कि अधिक होती है, तो हाँ होती है भाई। परमाणु संख्या में आप न्यूट्रॉनों की संख्या जोड़ देंगे तो द्रव्यमान संख्या क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। पर अगर न्यूट्रॉन 0 है तो परमाणु संख्या की क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो भाई ये सदैव वाला वर्ड, अधिक वाला भी गलत हो गया। सदैव परमाणु से कम, तो कम वाला तो बनता ही नहीं है ना, उसका तो मतलब ही नहीं है, कम तो हो ही नहीं सकती है। सदैव परमाणु क्रमांक के बराबर, बराबर हो तो सकता है पर ये सदैव शब्द होने की वजह से ये गलत हो गए। तो ये दोनों ही बातें, परमाणु क्रमांक के बराबर या परमाणु क्रमांक से अधिक, ये सही है, यानी चौथे वाला विकल्प आपका सही हो गया। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न है बेटा आपका, नाभिक में न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। ठीक है, लगभग बराबर होते हैं। जितना नाभिक का में जो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है उतना ही लगभग प्रोटॉन का द्रव्यमान भी होता है। 1.67 गुणित 10⁻⁻27 किलोग्राम के आसपास इनका द्रव्यमान होता है, दोनों ही का आसपास होता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। ऐसे तत्व जिनके परमाणु भार भिन्न भिन्न लेकिन रासायनिक गुण समान होते हैं, उनको समभारिक, समस्थानिक, समन्यूट्रॉनिक या समावयवी, इनको कहते हैं समस्थानिक। यानी ऐसे तत्व जिनके परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं किंतु परमाणु क्रमांक समान होते हैं या फिर उनके रासायनिक गुण समान होते हैं, तो उसे हम कहते हैं समस्थानिक। ट्राइटेनियम नाभिक अस्थायी होने का कारण, ठीक है भाई, इसका अस्थायी होने का मुख्य कारण है कि यह प्रकृति में जो है पाए नहीं जाते। इनको कैसे बनाया जाता है, इनको प्रयोगशाला में बनाया जाता है। तो यह ट्राइटेनियम नाभिक अस्थायी होने का कारण, क्योंकि यह प्रकृति में नहीं पाए जाते हैं। इन्हें प्रयोगशाला में कृत्रिम रूप से बनाया जाता है। ठीक है, ये समस्थानिक है ना। अगले पर आते हैं। परमाणु द्रव्यमान का यथार्थ मापन रिक्त स्थान द्वारा किया जाता है। परमाणु द्रव्यमान को मापने के लिए स्पेक्ट्रोमीटर यानी द्रव्यमान वर्णक्रम मापी का उपयोग किया जाता है। द्रव्यमान वर्णक्रम मापी का उपयोग किया जाता है, ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है तो लगभग 1.67 गुणित 10⁻⁻27 किलोग्राम। अगले प्रश्न पर आते हैं। परमाणु के नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉनों की संख्या
उनके परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। ठीक है, परमाणु के नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉनों की संख्या उनके परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। अगले प्रश्न पर आते हैं। ये तो हो गया, रिपीट हो गया है ना। न्यूट्रॉन की खोज की गई थी, रदरफोर्ड ने, चैडविक ने, थॉमसन ने, बेक्यूरेल ने। तो रदरफोर्ड जो चैडविक साहब ने, रदरफोर्ड ने तो किसकी खोज की? प्रोटॉनों की। ठीक है, चैडविक ने खोज की न्यूट्रॉन की। ठीक है, और थॉमसन साहब जो है परमाणु का पहला मॉडल इनके नाम पर है। ठीक, बेक्यूरेल साहब रेडियो एक्टिविटी की खोज के लिए जाने जाते हैं। ठीक, और रदरफोर्ड को हमने कह दिया प्रोटॉन की खोज के लिए। तो प्रोटॉन पूछे तो रदरफोर्ड लिख कर आना है, न्यूट्रॉन पूछे तो चैडविक लिख के आना है। थॉमसन से क्या संबंधित है? तो परमाणु का पहला मॉडल संबंधित है। बेक्यूरेल पूछा जाए तो रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी। अगले प्रश्न पर आते हैं। न्यूक्लियॉन किसको कहते हैं? तो जो न्यूट्रॉन है और जो प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन व प्रोटॉन को ही आप क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन कहते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्न में से कौन सा अस्थायी कण है? अल्फा कण। ठीक है, अल्फा कणों के बारे में एक बात और बता दूं, ये हीलियम नाभिक होते हैं, ध्यान रखना। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन तो कौन होते हैं? तो न्यूट्रॉन अस्थायी कण है। AXZ द्वारा व्यक्त नाभिक में होंगे। अब नाभिक के अंदर कौन रहते हैं मुझे बताओ? नाभिक के अंदर रहते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉनों की संख्या तो Z हो गई, ये तो बिल्कुल क्लियर है। Z क्या है? प्रोटॉन है। Z प्रोटॉन है। अब हमें चाहिए न्यूट्रॉनों की संख्या। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है ये वाला, A बराबर Z प्लस N। तो N बराबर हो जाएगा बेटा A माइनस Z, यानी कि Z यहाँ न्यूट्रॉन और A माइनस Z यहाँ पर क्या होंगे? सॉरी, हाँ, Z यहाँ प्रोटॉन और A माइनस Z यहाँ क्या होंगे? न्यूट्रॉन, यानी पहले वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। अगले प्रश्न पर आते हैं। नाभिक में न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, ठीक है, रिक्त स्थान के द्रव्यमान के बराबर होगा। तो प्रोटॉन के द्रव्यमान के, ये भी शायद मेरे से रिपीट हो गया है ना। अगले प्रश्न पर आते हैं। वे परमाणु जिनके नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है कहलाती है सम न्यूट्रॉनिक। उनको कहते हैं सम न्यूट्रॉनिक। जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान, देखो, जिसमें परमाणु क्रमांक समान होते हैं, परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं, वो होते हैं समस्थानिक। जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, परमाणु भार अलग अलग होते हैं, वो होते हैं सम न्यूट्रॉनिक। और वे जिनके परमाणु भार समान होते हैं और परमाणु का क्रमांक अलग अलग होते हैं, वे होते हैं समभारिक। ठीक है, जिनके जो द्रव्यमान जो है, परमाणु द्रव्यमान जो है वो समान हो और परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न हो, उसे क्या कहते हैं? समभारिक। ऐसे सभी नाभिक जिनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है, ऐसे सभी नाभिक जिनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है कहलाते हैं, क्या कहते हैं उनको? समभारिक। भार समान हो गया। अगले पर आते हैं। नाभिक की त्रिज्या r उसके द्रव्यमान a पर किस प्रकार निर्भर करती है? देखो, हमें ये याद होना चाहिए कि जो आयतन होता है वो उनकी द्रव्यमान संख्या के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। तो 4/3 पाई r क्यूब अगर यहाँ कर ले समानुपाती, तो r क्यूब समानुपाती a, यानी हम ये कहें कि उनकी जो त्रिज्या है वो द्रव्यमान संख्या की घात 1/3 है ना, के अनुक्रमानुपाती होती है। त्रिज्या जो है द्रव्यमान संख्या की घात 1/3 के अनुक्रमानुपाती होती है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, नाभिकीय घनत्व रिक्त स्थान तो 2.3 गुणा 10 की घात -17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है। ठीक, अगले प्रश्न पर आते हैं। आइंस्टाइन का द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता समीकरण क्या होता है? तो E बराबर mc²। क्या कहता है ये? कि द्रव्यमान को ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव्यमान में बदला जा सकता है। या C क्या है? तो C प्रकाश का वेग होता है, जिसका मान 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर पर सेकेंड होता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। 1 ग्राम पदार्थ की समतुल्य ऊर्जा है। हमारे को जो द्रव्यमान दिया है वो दिया है बेटा 1 ग्राम। 1 ग्राम आपको द्रव्यमान दिया है और 1 ग्राम में होते हैं 10 की घात -3 किलोग्राम। और हमारे पास ऊर्जा का जो फार्मूला होता है E बराबर mc²। द्रव्यमान के लिए आपने लिख लिया 10 की घात -3 और प्रकाश के वेग के लिए आपने लिख लिया 3 गुणा 10 की घात 8 का वर्ग। इसका वर्ग कर देंगे तो ये हो जाएगा 9 गुणा 10 की घात 16। तो ये हो जाएगा 9 गुणा 10 की घात 16 -3, यानी कि 9 गुणा 10 की घात 13 जूल। इसको अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछा जाए
तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जब भी पूछेंगे तो आप क्या करिएगा, इसको 1.6 गुणा 10⁻⁻19 से भाग लगा दीजिएगा, तो ये आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। अगले प्रश्न, द्रव्यमान क्षति। प्यारे विद्यार्थियों, हमें ये पता है कि जैसे ये नाभिक, तो नाभिक किससे बना, न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों से मिलकर बना। तो जो न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान होगा वो, ठीक है, मास ऑफ न्यूट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन अगर आप जोड़ देते तो आपको क्या मिल जाना चाहिए, नाभिक का द्रव्यमान मिल जाना चाहिए। और वास्तव में ये जो इसको हम कह रहे हैं, इसका आभासी द्रव्यमान, दोनों को जोड़कर हम अंदाजा लगा रहे हैं। पर इसका जो वास्तविक द्रव्यमान होता है, ठीक है, वास्तविक द्रव्यमान, तो आभासी द्रव्यमान से इसका वास्तविक द्रव्यमान क्या होता है, कम होता है। तो वास्तविक द्रव्यमान और आभासी द्रव्यमान के अंतर को हम क्या कहते हैं, द्रव्यमान क्षति। या फिर हम ये कहें कि जो नाभिक के घटकों का द्रव्यमान और वास्तविक द्रव्यमान के अंतर को द्रव्यमान क्षति कहते हैं। ठीक, ये अपने 2 नंबर में भी आ सकता है। तो मेरे भाई, हमारे पास अगर हम देखें कि नाभिक के घटकों का द्रव्यमान, तो नाभिक के अंदर अगर प्रोटॉनों की संख्या बात करें, न्यूट्रॉनों की संख्या बात करें, तो a - z न्यूट्रॉन हो गए, फिर z प्रोटॉन हो गए, उनका द्रव्यमान ही हो जाएगा। और इसमें से इसका वास्तविक द्रव्यमान को आप घटा दे तो जो निकल कर आएगा उसको हम कहेंगे द्रव्यमान क्षति। ठीक, अगले प्रश्न पर आते। एक नाभिक की बंधन ऊर्जा तुल्य होती, नाभिक के द्रव्यमान के, नाभिक की द्रव्यमान क्षति के, प्रोटॉन के द्रव्यमान के, न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के। प्यारे विद्यार्थियों, E = mc² हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। और हमें ये कह रहा था ना आपको कि जो द्रव्यमान कम आया है ना, यहाँ पर जो क्षति हो गई है, वो क्षति वास्तव में उनको बांधने के लिए खर्च हुई, न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों को बांधने में खर्च हुई, यानी वो उसकी क्या है, बंधन ऊर्जा है। तो बंधन ऊर्जा उसकी किसके बराबर होगी, द्रव्यमान क्षतिज के। प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा क्या है, तो नाभिक की जो बंधन ऊर्जा है, नाभिक की बंधन ऊर्जा और न्यूक्लियनों की संख्या के अनुपात को प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा कहते हैं। या फिर हम कहें कि नाभिक की बंधन ऊर्जा और द्रव्यमान संख्या के अनुपात को आप क्या कहते हैं, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा कहते हैं। अगला प्रश्न है कि a = 30 से a = 170 द्रव्यमान संख्या के परास में रिक्त स्थान का मान लगभग नियत रहता है, तो किसका, बंधन ऊर्जा का, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, बंधन ऊर्जा। ठीक है, तो हमें प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा क्या है ये भी पता चल गया। ठीक है, और प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का मान क्या रहता है, नियत रहता है। नाभिक का वह गुण जिसके कारण कोई नाभिक केवल अपने निकट के नाभिक को ही प्रभावित करता है, नाभिकीय बलों का संतृप्ति गुण कहलाता है, नाभिकीय बलों का संतृप्ति गुण कहलाता है। अगले प्रश्न पर आते। नाभिक के एक प्रोटॉन पर दूसरे प्रोटॉन द्वारा लगाए गए संभव बल, कुनाव बल, नाभिकीय बल, गुरुत्वीय बल, उपरोक्त सभी। देखो, यहां पर प्रश्न इस तरीके से नहीं पूछा कि भाई आपके पास अगर एक प्रोटॉन है और दूसरा भी प्रोटॉन है तो उसके बीच में, 2 प्रोटॉनों के बीच में किस प्रकार के बल लग सकते हैं, ये पूछा है। तो भाई 2 प्रोटॉनों के बीच में कूलाम बल भी लग सकता है, उनके बीच में नाभिकीय बल भी लगता है और उनके बीच में गुरुत्वीय बल भी लग सकता है, क्योंकि ये 2 प्रोटॉन है, उनका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा, तो उसके बीच में क्या लग सकता है, गुरुत्वीय बल भी लग सकता है। तो ये तीनों ही लग सकते हैं। पर नाभिक के भीतर प्रोटॉन प्रोटॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन तथा न्यूट्रॉन के बीच लगने वाले बल को हम नाभिकीय बल कहते हैं। ये बड़ा कंफ्यूजन वाला प्रश्न है, इसलिए मैंने उसमें उपयुक्त सभी आपको बताया। ध्यान से सुनना, यहां हमको कहा गया कि नाभिक में एक प्रोटॉन दूसरे प्रोटॉन पर लगाए गए संभव बल होंगे। तो क्या आप संभावनाएं क्या क्या हो सकती है, पर हम वास्तव में अगर बात करें कि केवल जो है
कि भाई प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में जो बल लग रहा है नाभिक के भीतर, तो उसको क्या नाम देंगे, तो उसको आप नाभिकीय बल कहेंगे। अगले प्रश्न पर आते हैं। नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन व प्रोटॉन रिक्त स्थान बंध द्वारा बंधे रहते हैं। ठीक है, तो भाई नाभिक के अंदर जो न्यूट्रॉन है वो प्रोटॉन के साथ किस बंध के द्वारा बंधे रहते हैं, तो नाभिकीय बंध द्वारा बंधे रहते हैं। रेडियोएक्टिवता की खोज किसने की थी, रदरफोर्ड ने, बेक्यूरेल ने, आइंस्टाइन ने, या इनमें से कोई नहीं। तो बेक्यूरेल ने रेडियोएक्टिवता की खोज की थी, रदरफोर्ड ने किसकी, प्रोटॉन की खोज की थी, और आइंस्टाइन के नाम पर क्या है, विद्युत ऊर्जा समीकरण E बराबर mc²। संलयन प्रक्रिया में उपयुक्त है भारी नाभिक, हल्के नाभिक, परमाणु बम या रेडियो एक्टिव शय। तो कौन संलयन प्रक्रिया में सबसे काबिल है, तो हल्के नाभिकों को संलयन प्रक्रिया में भाग लेते हैं और एक भारी नाभिक वो बनाते हैं। तारे के द्वारा उत्सर्जित प्रकाश ऊर्जा किसके कारण होती है, नाभिक के टूटने के कारण, नाभिक के जुड़ने के कारण, नाभिक के जलने के कारण और सौर प्रकाश के परावर्तन के कारण। यानी कि ये जो तारों का उत्सर्जन होता है ये नाभिक की संलयन की क्रिया के कारण होता है, यानी नाभिकों के जुड़ने की क्रिया के कारण ये होता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। सूर्य में ऊर्जा का स्रोत है विखंडन, संलयन, रासायनिक अभिक्रिया, प्रकाश विद्युत प्रक्रिया, यानी कि ये संलयन प्रक्रिया के द्वारा सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न होती है। नाभिकीय प्रक्रिया में संरक्षण होता है केवल द्रव्यमान का, केवल ऊर्जा का, केवल संवेग का, और ऊर्जा, द्रव्यमान और संवेग तीनों का। तो तीनों ही क्रियाओं का इसमें क्या होता है, संरक्षण होता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। नाभिकीय संलयन को अभिक्रिया भी कहते हैं, तो तापीय अभिक्रिया भी इसको कहा जाता है। ठीक, क्योंकि नाभिकीय संलयन उच्च ताप और उच्च दाब पर संभव होती है। नाभिकीय संलयन प्रयोगशाला में संभव क्यों नहीं है, तो नाभिकीय विखंडन प्रयोगशाला में इसलिए संभव नहीं है क्योंकि यह उच्च ताप व उच्च दाब पर होता है। उच्च ताप व उच्च दाब पर होने के कारण प्रयोगशाला में संभव नहीं है। अगले प्रश्न पर आते हैं। परमाणु बम की कार्यविधि नाभिकीय विखंडन की अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया पर आधारित है, सत्य अथवा असत्य, तो बिल्कुल सत्य है। नाभिकीय विखंडन जो है आपकी अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया पर आधारित होते हैं। ठीक, और परमाणु घरों में जो ऊर्जा उत्पन्न की जाती है वो नियंत्रित जो नाभिकीय अभिक्रिया है उसके आधार पर की जाती है, नाभिकीय विखंडन के आधार। रिक्त स्थान वह क्रिया जिसमें किसी भारी नाभिक को मंदगामी न्यूट्रॉन द्वारा बमबारी कराकर लगभग समान आकार के दो हल्के नाभिकों में विभक्त किया जा सकता है, तो उसको ये कहते हैं हम, वह क्रिया जिसमें किसी भारी नाभिक को मंदगामी न्यूट्रॉन की बमबारी द्वारा कराकर लगभग समान आकार के दो हल्के नाभिकों में विभक्त किया जाता है, तो उसे कहते हैं नाभिकीय विखंडन। बट अगले प्रश्न पर आते हैं। हाइड्रोजन बम की कार्यविधि आधारित होती है नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, दोनों नहीं। तो नाभिकीय संलयन पर आधारित होते हैं हाइड्रोजन बम, और परमाणु बम आधारित होते हैं नाभिकीय विखंडन पर। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये थे नाभिक के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।